लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस आपके लिए था वो ये था, यहाँ पर के यानी गुणक का मान पूछा है जब जो एमपीसी और एमपीएस दिए गए हों। तो इस जो आपका सही आंसर इसमें आएगा वो आएगा 4 1 3 2। यानी यदि एमपीसी जो है वो -2 है तो आपका जो ऑप्शन आएगा सही वो आएगा 1.25। अगर एमपीसी आपकी 0.5 है तो फिर आपका आ जाएगा के बराबर 2। एमपीएस 7.5 है तो आपका आंसर आएगा 1.33 और 4 है तो 1.66। आंसर जो आपका सही होगा वो होगा 4132। जिन बच्चों ने सही आंसर दिए हैं उनमें है तस्नीम खान, उसके बाद है कोमल तंवर और ज्योति यादव। हेलो व्यूअर्स, ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 29 और माइक्रो इकोनॉमिक्स से है संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी वस्तु के गिफिन वस्तु तब कहा जाता है जब आय प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो देखिए, जो कोई वस्तु गिफिन पदार्थ है, गिफिन पदार्थ होने के लिए उसे 3 शर्तों को पूरा करना ज़रूरी होता है। पहला होता है कि उस जो वस्तु है वो निम्न पदार्थ हो जिसका ऋणात्मक आय प्रभाव शक्तिशाली हो। दूसरा है कि उस वस्तु का प्रतिस्थापन प्रभाव कम हो। और तीसरा है उस वस्तु पर आय का एक बड़ा भाग व्यय किया जाता हो। तो ये तीनों ही शर्तें होती हैं किसी भी पदार्थ को गिफिन पदार्थ घोषित करने के लिए। और इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यानी गिफिन वस्तु वो होती है जिसका जो आय प्रभाव होता है वो ऋणात्मक होगा और साथ ही साथ प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होगा, या आप कहें कि प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव से कम होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्लट्सकी समीकरण व्याख्या करता है टिकाऊ वस्तुओं की मांग की, टिकाऊ वस्तुओं की पूर्ति की, मूल्य, आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों के बीच के विभाजन की, या विरल और अनुरूप उत्पादनीय वस्तुओं के मांग की। तो देखिए, जो स्लट्सकी समीकरण है वो जो आपका मूल्य प्रभाव है, जिसे प्राइस इफेक्ट कहते हैं, उसे इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बीच में तोड़ता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। हिग्स और स्लट्सकी दोनों की जो समीकरण या प्रमेय है वो इसी बात से संबंधित है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो स्लट्सकी हैं इन्होंने लागत अंतर विधि को अपनाया है और जो हिग्स हैं उन्होंने क्षतिपूर्ति जो है विधि को अपनाया है। यहाँ स्लट्सकी की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है स्लट्सकी समीकरण का संबंध निम्न में से किसके अपघटन से है। मूल्य प्रभाव को प्रतिस्थापन और आय प्रभाव में तोड़ता है ये, या वस्तुओं को उत्कृष्ट और निकृष्ट वस्तुओं में, या वस्तुओं की आवश्यकताओं और विलासिता में, या फिर उपभोक्ता और उत्पादन अधिशेष को। तो देखिए, मूल्य प्रभाव को प्रतिस्थापन और आय प्रभाव में ये तोड़ता है। स्लट्सकी के अनुसार उपभोक्ता के पास उतनी मुद्रा रहनी चाहिए जिससे वे मूल्य में परिवर्तन होता है उसके बावजूद भी वस्तुओं का सही संयोग क्रय कर सके जैसे वो पहले क्रय कर सकता था। स्लट्सकी बताते हैं जो इनका समीकरण बनता है वो है x, जब आप डायग्राम बनाएंगे तो x1 प्लस x माइनस x3 जो होगा वो आपका बराबर बैठेगा, इज इक्वल टू का निशान आएगा, उसके बाद आएगा x1 माइनस x2 प्लस x2 माइनस x3। यानी इनके अनुसार जो कीमत प्रभाव है वो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। मूल्य प्रभाव को प्रतिस्थापन और आय प्रभावों में ये अपघटित करते हैं। इसके बाद अगला है जब कोई उपभोक्ता साम्य अवस्था में है और MRS XY 2.5% है और वस्तु का मूल्य जो है 16 रुपये है तो X वस्तु का मूल्य क्या होगा। देखिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X और Y के बीच में जो है वो है 2.5। तो जो आपका MRS XY होता है, MRS XY बराबर होता है PX अपॉन PY के।
ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है MRSXY, तो आपका हो जाएगा 2.5 इज इक्वल टू PX पूछा है और PY आपको दे रखा है, तो आपका यहाँ पर जो हो जाएगा PX अपॉन 16। ठीक है, फिर आगे जब आप इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा PX बराबर 2.5 इंटू 16 बराबर 40 के, यानी तो कीमत जो आएगी एक्स वस्तु की वो 40 आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि निम्न में से किसने उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच भेद किया और हीरे और जल का प्रसिद्ध उदाहरण भी पेश किया। तो देखिए, ये हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ। उपयोगिता शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग था वो जेरेसी बेंथम ने किया था। वहीं एडम स्मिथ ने उपयोग शब्द का प्रयोग मूल्य और विनिमय के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया और हीरा और पानी विरोधाभास का उदाहरण भी दिया। जो हीरा पानी या वाटर डायमंड पैराडॉक्स है, इसका मतलब ये होता है कि हीरे का मूल्य उच्च है जबकि ये जीवन के लिए अनावश्यक है, वहीं पानी जीवन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक वस्तु है और उसका मूल्य है ही नहीं या बहुत ही कम है। ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ। इसके बाद अगला है कि एंजल कर्व क्या संकेत करता है। तो देखिए, एंजल कर्व का जो प्रतिपादन है वो जर्मनी जो अर्थशास्त्री थे अर्नेस्ट एंजल ने किया। उन्होंने दो अलग अलग आय समूह के पारिवारिक बजट का अध्ययन किया और उन्होंने ये निष्कर्ष दिया कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है भोजन के व्यय अनुपात में कमी आती है। मकान, कपड़ा पर होने वाला व्यय अनुपात स्थिर एवं अन्य वस्तुओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन आदि पर जो खर्च करते हैं उसका अनुपात बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि वस्तुओं की विभिन्न मात्राएं जो उपभोक्ता आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने का इच्छुक होगा वो एंजल कर्व संकेत करता है। इन्होंने ये बताया है कि अगर मान लीजिए आपकी आय 10,000 है जिसका आप 2,000 रुपये जो है खाने पर खर्च कर रहे थे, आय बढ़ के 20,000 हो गई, तो खाने पर खर्च जो है आप 4,000 नहीं करेंगे, वो 2 ही रहेगा, क्योंकि तो जो अनुपात 10,000 में 2,000 का था वो 20,000 में 2,000 से घट जाएगा। तो इनका बस यही याद रखना है कि जो एंजल कर्व वक्र है या इनका जो भी विश्लेषण है वो यही बताता है कि आय बढ़ने पर भोजन पर जो अनुपात व्यय है उसमें कमी आ जाएगी, कपड़े और मकान पर होने वाला व्यय स्थिर रहता है और शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि पर जो व्यय का अनुपात है उसमें वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। एंजल वक्र हमें बताता है कि विभिन्न मात्राएं जो उपभोक्ता विभिन्न आय के स्तरों पर खरीदना चाहता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला है निम्नलिखित को विकास के कालक्रमिक अनुक्रम में रखें, यानी कौन सा इसमें सबसे पहले, कौन सा उसके बाद और सबसे लास्ट में कौन सा बना। तो देखिए, सबसे पहले जो आया वो आया मांग का नियम, नंबर 1 पर आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद जो विकास हुआ वो हुआ सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का, फिर आ जाएगा आपका 2। उसके बाद आता है उदासीनता वक्र विश्लेषण, यानी आ जाएगा आपका 3। और उसके बाद आता है अभिव्यक्त अधिमान विश्लेषण सैमुअल्सन वाला, उसके बाद आ जाएगा आपका 2। यहाँ पर 4 आएगा, 1, 4, पहले मांग का नियम, फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम 4 नंबर, फिर उदासीनता वक्र विश्लेषण 3 नंबर और उसके बाद अभिव्यक्त अधिमान विश्लेषण यानी 2 नंबर। 1, 4, 3, 2 ये आपका राइट आंसर होगा। 1, 4, 3, 2 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट है। इसके बाद अगला है सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। चाय और कॉफ़ी जो है वो किस प्रकार की वस्तुएं हैं, या कार और पेट्रोल कैसी वस्तुएं हैं। देखिए, चाय और कॉफ़ी एक की जगह दूसरी पी जाती है, तो ये तो हो जाएगी आपकी वैकल्पिक या प्रतिस्थापन वस्तु। एक का हो जाएगा आपका 2। कार और पेट्रोल क्योंकि साथ साथ इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं हैं, ये हो जाएंगी आपकी पूरक।
स्वर्ण और हीरा प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं, ये हैं आपकी वैबलिन वस्तुएं। रागी और बाजरा, नहीं, प्रेजेंट डेट में जो है रागी और बाजरा दोनों ही जो है थोड़ी सस्ती वस्तुएं मानी जाती हैं, लेकिन इनकी कीमत, इन पर फिर भी व्यक्ति अपनी आय का हिस्सा खर्च करता है, तो रागी और बाजरा आपका हो जाएगा गिफिन वस्तु। तो ऑप्शन आपका बनेगा 2, 4, 1 और 3। 2, 4, 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, बी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नांकित कथनों पर ध्यान दीजिए और सही कथन को चुनकर बताइए। पहला कथन है आपका कि सामान्य वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव धनात्मक होता है। दूसरा है कि उत्कृष्ट वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव शून्य होता है। सारी गिफिन वस्तुएं निकृष्ट वस्तुएं हैं, परंतु सारी निकृष्ट वस्तुएं गिफिन वस्तुएं नहीं हैं। और फिर है आपका निकृष्ट वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। देखिए, पहला बिल्कुल सही है कि सामान्य वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव धनात्मक ही रहता है। ठीक है, दूसरा सही नहीं है, उत्कृष्ट वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव शून्य नहीं होता, यहाँ पर भी वो धनात्मक ही आएगा। तीसरा जो है, सारी गिफिन वस्तुएं निकृष्ट वस्तुएं हैं, परंतु सारी निकृष्ट वस्तुएं गिफिन वस्तुएं नहीं हैं। देखिए, निकृष्ट और गिफिन वस्तुओं में एक अंतर है। सारी ही गिफिन वस्तुएं निकृष्ट वस्तुएं होती हैं, लेकिन गिफिन वस्तुएं वो हैं जिन पर जो उपभोक्ता है वो अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर लेता है, और साथ ही साथ इसका कीमत से सीधा संबंध है। मांग के नियम का ये अपवाद है। जैसे कीमत बढ़ेगी, निकृष्ट वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ेंगी, लेकिन नहीं, गिफिन वस्तुओं की कीमतें, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है गिफिन वस्तुओं की, उनकी मांग में भी वृद्धि हो जाती है, और जैसे जैसे गिफिन वस्तुओं की कीमत गिरती है उनकी मांग में भी कमी आ जाती है। जबकि जो निकृष्ट वस्तुएं हैं वो जो हैं वो जैसे ही उनकी कीमत बढ़ जाती है तो उनकी डिमांड नीचे चली जाएगी। तो सारी गिफिन वस्तुएं तो निकृष्ट वस्तुएं हैं, परंतु निकृष्ट वस्तुएं गिफिन वस्तुएं नहीं हैं, ये भी सही है। और निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव ऋणात्मक ही रहेगा, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है वो आपका ऑप्शन 1, 3 और 4 सही है, यानी ऑप्शन डी नंबर आपका जो है यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गिफिन गुड्स का मांग वक्र धनात्मक रूप से ढलवा होता है। उनकी स्थिति में धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव नकारात्मक आय प्रभाव द्वारा बहुत कुछ निष्प्रभावित कर दिया जाता है। तो देखिए, ये दोनों ही कथन सही हैं और इनका जो है स्पष्टीकरण भी ये सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए, गिफिन जो नॉर्मल सामान्य वस्तुएं हैं उनका जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का होता है। ऋणात्मक ढाल का होने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे कीमत, इधर प्राइस दिखाते हैं और इधर क्वांटिटी, तो जैसे जैसे कीमत आपकी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपकी जो मांग है वो घट जाएगी। देखिए, कीमत नीचे आएगी तो जो आपकी डिमांड है वो इतनी हो जाएगी। ये सामान्य वस्तुओं के संबंध में है। क्योंकि गिफिन वस्तुएं मांग के नियम का अपवाद हैं, इसलिए जो इनका मांग वक्र होता है वो सदैव धनात्मक होता है। इनके संबंध में क्या है, जैसे जैसे इनका जो ये प्राइस इधर ही आएगा और जो मात्रा है वो इधर ही आएगी, तो जैसे ही इनकी कीमत बढ़ी तो इनकी मांग भी बढ़ गई। इनकी कीमत घटी, नीचे पहुंची, तो इनका जो डिमांड है वो भी घट गई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए है वो तो आपका अभिकथन बिल्कुल सही है। दूसरा जो है कि उनकी स्थिति में, यानी गिफिन वस्तुओं की स्थिति में जो धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव है वो नकारात्मक आय प्रभाव द्वारा निष्प्रभावित कर दिया जाता है, ये भी सही है। क्योंकि जो गिफिन गुड्स की या गिफिन वस्तुओं की मान्यता है वहाँ साफ लिखा है कि इनके संबंध में नकारात्मक आय प्रभाव होता है, और जो प्रतिस्थापन शक्तिशाली नकारात्मक आय प्रभाव होता है जो प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। तो यहाँ पर आर भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, उपभोक्ता उस बिंदु पर अपना संतुलन प्राप्त करता है जहाँ पर उसका कुल उपयोगिता कीमत के बराबर हो, या जो सीमांत उपयोगिता है वो कीमत से ज़्यादा हो, या सीमांत उपयोगिता कीमत से कम हो, या सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो। देखिए, जो सीमांत उपयोगिता है जब वो कीमत के बराबर होगी तब जो है एक उपभोक्ता अपने संतुलन बिंदु पर होगा। MUX इज इक्वल टू होता है PX।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। MUY लिखा होगा तो वो इक्वल टू होगा PY के। तो यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो X की है वो बराबर होगी प्राइस ऑफ X के। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है, अनिश्चित परिणामों के बीच चयन करने वाला एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता अपना चयन करेगा। अपेक्षित मौद्रिक लाभों के आधार पर करेगा, अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर करेगा, अपेक्षित कीमतों के आधार पर करेगा, या भविष्य में अपेक्षित आयों के आधार पर करेगा। देखिए, जो विवेकपूर्ण उपभोक्ता होता है वो सदैव अपनी उपयोगिता के आधार पर ही अपना चयन करेगा। विवेकपूर्ण उपभोक्ता लिखा है और अनिश्चित परिणाम भी लिखे हैं, तो वो हमेशा जो है उपयोगिता के आधार पर अपना चयन करेगा। ठीक है, क्योंकि कोई वस्तु बहुत सस्ती हो सकती है लेकिन हो सकता है उसके किसी काम की ही ना हो, या कोई चीज़ महंगी है और उसकी उपयोगिता उस उपभोक्ता के लिए आज भी है और हमेशा रहे। तो हमेशा जो विवेकशील व्यक्ति होगा या उपभोक्ता होगा वो उपयोगिता के आधार पर अपने जो है चयन करेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है, यदि मदों के एक सेट में प्रत्येक मद का अपना एक निश्चित स्थान हो तब कमज़ोर क्रमण होगा, सशक्त क्रमण होगा, ए और बी दोनों सही हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। लेकिन जब प्रत्येक मद का अपना एक निश्चित स्थान है, यानी अपनी एक अलग उपयोगिता है, अपनी एक अलग जो है उसकी ज़रूरत उसकी लोगों को है ना, तो वहाँ पर हमेशा सशक्त क्रमण होगा, है ना, क्योंकि जो मदों के सेट हैं उसमें प्रत्येक का अपना एक निश्चित स्थान होने पर सशक्त क्रमण होता है। ऐसा उल्लेख प्रोफेसर सैमुअलसन ने अपने पिरकट अधिमान सिद्धांत में किया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसका अगला है कि किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है। तो देखिए, जो पूंजीवाद है उसमें उपभोक्ता सम्राट कहलाता है, क्योंकि वे किसी वस्तु की मांग करके वही उत्पादन का नियमन करता है और मांग घटाकर उत्पादन को नियंत्रण भी कर लेता है। प्रतियोगिता के कारण उपभोक्ता को सस्ती, सुंदर और पर्याप्त वस्तुएं उपभोग हेतु पूंजीवाद में ही उपलब्ध होती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को ही सम्राट कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक लिखी, यानी वैल्यू एंड कैपिटल किसने लिखी। तो देखिए, वैल्यू एंड कैपिटल जो है वो J.R. हिक्स की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि यदि बजट रेखा 2x + 5y = 50 है, यहाँ पर यदि बजट रेखा 2x + 5y = 50 है, जहाँ x और y उपभोग की वस्तुओं की मात्रा है, तो उपभोक्ता की आय के 50 रुपये जो हैं वो इस बजट का ढाल क्या होगा। उपभोक्ता की जो आय है, यानी कि जो बजट रेखा है 50 रुपये को दर्शाती हुई, उसका ढाल क्या होगा। देखिए, बजट रेखा का जो ढाल है वो होता है -px/py। ठीक है, -px/py ये बजट रेखा के ढाल का फॉर्मूला है, क्योंकि दिया हुआ है 2x + 5y = 50, यानी x वस्तु की कीमत 2 रुपये है और y वस्तु की कीमत 5 रुपये है। ठीक है, तो इसलिए जो है x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर है आपका यहाँ पर 5। ठीक है, तो जब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो -px है तो -2/5। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जो बजट रेखा का ढाल है उसका फॉर्मूला होता है -px/-py। px मतलब प्राइस ऑफ x और py मतलब प्राइस ऑफ y। इसके बाद अगला है कि आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव को व्याख्या के लिए लागत अंतर विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। स्लट्सकी के द्वारा, सैमुअलसन के द्वारा, हिक्स के द्वारा, या फिर एजवर्थ के द्वारा। तो देखिए, जो आपका लागत अंतर विधि है वो स्लट्सकी ने दिया है, और जो क्षतिपूर्ति विधि है इसमें वो जो है आपका हिक्स ने दिया है।
स्लट्सकी की जब बात आ रही है तो लागत अंतर विधि जो है वो स्लट्सकी इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन अगर क्षतिपूर्ति आ जाए, क्षतिपूर्ति परिवर्तन आ जाए, क्षतिपूर्ति परिवर्तन कंपनसेशन मेथड जो है वो हिक्स का है और लागत अंतर विधि जो है वो आपकी स्लट्सकी की है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर है, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है कि जब MUX अपॉन PX ज़्यादा होगा या ग्रेटर देन है MUY अपॉन PY से तो उपभोक्ता को क्या क्रय करेगा। तो देखिए जब MUX अपॉन PX ये है X वस्तु की उपयोगिता, तो जब X की उपयोगिता ज़्यादा होगी Y की उपयोगिता से तो हमेशा X वस्तु की अधिक मात्रा ही उपभोक्ता क्रय करेगा और Y वस्तु की कम मात्रा क्रय करेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर ये निशान ऐसे होता तो उपभोक्ता Y वस्तु की ज़्यादा मात्रा क्रय करता क्योंकि Y वस्तु अधिक उपयोगी होती, और बीच में अगर इज इक्वल टू का निशान होता तो उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की समान मात्रा क्रय करता क्योंकि दोनों वस्तुएं समान रूप से उपयोगी होती। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। इससे अगला सवाल है कि जो एक उपभोक्ता का मांग वक्र प्राप्त किया जा सकता है इनमें से किससे। तो आय उपभोग वक्र से, एंजल वक्र से, कीमत उपभोग वक्र से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी भी उपभोक्ता के लिए जो मांग वक्र है वो PCC यानी कीमत उपभोग वक्र से, शॉर्ट में इसे जो है आप PCC लिखते हैं, PCC जब डायग्राम बनाते हैं तो PCC से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो अगला है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता जो है कैसी होगी। देखिए जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 होती है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बार बार आता है। कभी कुल उपयोगिता अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी ये पूछ लेता है, सीमांत उपयोगिता 0 है तो कुल उपयोगिता क्या होगी। तो ये आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि सीमांत उपयोगिता का विचार को सबसे पहले किसने विकसित किया। स्टैनले जेविन्स ने, डेविड रिकार्डो ने, टॉमस माल्थस ने या अल्फ्रेड मार्शल ने। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है।